ये कहानी है एक ऐसे मामूली वकील की जिसे हकलाने की प्रॉब्लम होती है। आज तक वो कोई भी केस लड़कर जीता नहीं था और वह ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता था। इसलिए उसके परिवार वाले उसे कुछ भी इज्जत नहीं देते थे। हमेशा ही उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी उसे एक बहुत बड़ा और खतरनाक केस लड़ने के लिए मिलता है। अब ये केस बंद करने के लिए कुछ लोग उस वकील को मारने की कोशिश भी करते हैं। तो दोस्तों ये वकील अपना दिमाग लगाकर कैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा और क्या वो इस केस के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड गुनहगार को पकड़कर उसे सजा दिलवाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की क्राइम मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है कोडाती समक्षम बालन वकील। इस फिल्म की कहानी फुल ऑफ ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें अनुराधा नाम की एक लड़की और उसके पिताजी को दिखाया जाता है। ये लोग साथ में बैठकर पजल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके पिताजी उसे सिखा रहे होते हैं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों इस पजल वाली बात को याद रखना, क्योंकि आगे की कहानी में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। खैर अब उसके अगले सीन में हम रोनाल्ड नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं, जो कि ड्राइव करते हुए कहीं पर जा रहा था। तब यहाँ पर रास्ते में ऑफिसर की बड़ी टीम रोनाल्ड को रोक लेती है। अब यहाँ पर सभी गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी, तो उसकी कार की भी चेकिंग की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर शॉकिंगली उस कार के अंदर 3 करोड़ रुपए का कैश मिलता है। इसलिए अब रोनाल्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों पिछले सीन की तरह ही इस सीन को भी याद रखना, क्योंकि यही सीन आगे जाकर बहुत बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। अब दोस्तों एक्चुअली में यहाँ से कहानी शुरू होती है। हमें हमारे कहानी के हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम है बालन और वो एक वकील है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत दिनों बाद उसके हाथ एक केस लगा है। बालन यहाँ पर कोर्ट में अंसार नाम के एक आदमी को डिफेंस कर रहा था और उसे अंसार के लिए बेल चाहिए थी। अब बालन अंसार की तरफ से बोलना शुरू ही करता है कि बालन की आवाज सुनते ही अंसार का चेहरा तो ऐसा हो जाता है कि इसे वकील किसने बनाया, क्योंकि दोस्तों बालन को हकलाने की प्रॉब्लम थी। वो हिचकिचाते हुए रुकते रुकते बोलता था और अब वो यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स पर भी हकलाने लगता है। और ऐसा बालन के साथ तब ज्यादा होता है जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। अब उसे कैसे भी करके ये केस लड़ना था, तो वो बोलना शुरू करता है। लेकिन उसे देखकर जज साहब उसे कहते हैं कि वकील साहब देखिए, मुझे आगे के केस भी देखने हैं, जल्दी बोलिए, मैं पूरा टाइम आपके ही केस को नहीं देख सकता। हालांकि दोस्तों वो जज बहुत ही अच्छे और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इसलिए वो वकील बालन की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और बालन की कुछ बोले बिना ही समझ जाते हैं कि बालन यहाँ पर अपने क्लाइंट को बेल दिलवाने के लिए आया है। तब यहाँ पर जज इस केस को देखते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं और यहाँ पर अंजर को बेल मिल जाती है। अब ये सुनकर बालन के साथ साथ सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले बालन ने खुद से कोई केस नहीं लड़ा था और आज इतने समय के बाद वो जिस केस को लड़ा वो उस केस को जीत भी गया। वाह भाई, मतलब गजब। ये देखकर उसका क्लाइंट अंसर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जब बालन को देखा था तब उसके मन में यही बात आई थी कि बेल तो छोड़ो, कहीं ये बंदा मुझे सजा न दिलवा दे। लेकिन यहाँ पर अंसर को बेल मिल जाती है। अब उसके बाद बालन जब अंसर के पास अपनी फीस लेने के लिए जाता है तो अंसर उसे कहता है कि देखो भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बहुत ही सस्ते रेंट पर एक घर दिलवा सकता हूँ। अब ये बात सुनते ही बालन के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। बालन अंसर से कहता है कि अरे भाई, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे मेरे फीस के पैसे दे दो। तब अंसर उसको समझाते हुए कहता है कि भाई तुम समझा करो यार, मुझे पता है कि तुम्हारे अभी करंट घर का रेंट 6,000 रुपए है और वो भी तुमने 2 महीनों से नहीं भरा है, इसलिए मैं तुम्हें 2,000 पर घर दिलवा रहा हूँ। जिसके बाद अगर तुम साल भर के रेंट का भी कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा ही बहुत सारा फायदा है, इसलिए जरा इसके बारे में सोचो। अब ये बात सुनकर बालन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो हिचकिचाते हुए अंसर की बात आखिरकार मान ही लेता है। और वैसे भी बालन के लिए बिल्कुल भी ठीक था, क्योंकि बालन एक बड़े वकील के अंडर काम करता है और उसे रोज तो ऐसे बड़े केस मिलने से रहे जिसके जरिए वो ज्यादा पैसे कमा सके, इसलिए उसके लिए अंसर की बात माननी ही ठीक थी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं बालन अपना सामान लेकर अंसर की पूरी टोली के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बालन का नया घर है। लेकिन दोस्तों ये जगह तो काफी ज्यादा स्लम एरिया में होती है और वहाँ के लोग भी थोड़े गुंडे टाइप के थे। उनको देखते ही बालन कहने लगता है कि अरे मुझे नहीं रहना यहाँ पर, देखो कैसे अजीब अजीब लोग हैं। लेकिन दोस्तों अब सामान लेकर आ ही गए हैं तो वो क्या ही कर सकता है।
ये सोचकर फिर बालन को वहीं पर रहना पड़ता है। अब बालन अपने घर को देखता है जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन अब वो वापस जा भी नहीं सकता, इसलिए वो उस घर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि वहां पर आयरन बाबू नाम का एक लोकल गुंडा भी होता है। दोस्तों ये आयरन बाबू हवाबाजी करने के लिए बालन को धमकाने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो शरीफों की तरह रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से अगले ही दिन भगा दूंगा। अब इस बात को लेकर बालन और उस बाबू के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसके बाद आयरन बाबू फैसला करता है कि मैं इस बालन को यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगा। और अब बालन का खुद भी यहाँ पर रहने का मन नहीं था, इसलिए वो अंसर से कहता है कि बाबू यहाँ पर मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो अंसर उसे कहता है कि अरे भाई प्लीज तुम कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जल्द ही नया घर ढूंढ लूंगा, प्लीज इतना करो। अब बेचारा बालन अपना सामान पैक करके गांव में अपनी माँ के पास मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ बातें पता चलती है कि बालन के वकील होने के बावजूद भी उसके लॉयर के प्रोफेशन को उसके घर में कोई भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बालन ने खुद से अब तक कोई भी केस नहीं लड़ा था और उसके इस प्रोफेशन से बालन को ज्यादा पैसे भी नहीं कमाता था, इसलिए यहाँ पर अपने घर में उसकी कोई भी इज्जत नहीं थी। यहाँ तक कि बालन के पिता बार बार उसे टॉन्ट मारते रहते हैं, उसके ऊपर हंसते रहते हैं, लेकिन जवाब में बालन भी उनके टॉन्ट को मजाक के तौर पर ही लेता है। वैसे बेचारा वो क्या ही कर सकता था। अब आगे हम बालन के जीजा मोहन को देखते हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर होता है, लेकिन ये जरा सा लालची किस्म का आदमी है। वो हमेशा बालन के पास अलग अलग तरह के केसेस लेकर आता है ताकि उसको थोड़ा सा कमीशन मिल सके, लेकिन बालन उसके लाए हुए केसेस को मना कर देता था। अब ऐसे ही दोस्तों आज वो बालन के लिए फिर से एक लेडी और उसके हस्बैंड का डिवोर्स केस लेकर आता है, लेकिन बालन तो इस केस को भी मना कर देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम एक ट्रेजिक सीन को देखते हैं, मतलब कि यहाँ पर अनुराधा के पिता अपने घर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में ही एक ट्रक आकर उनको उड़ा देता है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद अनुराधा को हॉस्पिटल बुलाया जाता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि वही उसके पिताजी है या नहीं, या फिर कोई वो और ही है। लेकिन यहाँ पर उस लाश को देखकर अनुराधा तो पूरी तरीके से टूट जाती है। यहाँ इस तरफ हम मोहन को देखते हैं, जो कि बालन के पिताजी के पास आकर उनके साथ एक प्लान बनाता है, और वो प्लान ये होता है कि बालन को मोहन के दिए हुए केसेस को एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर मोहन और बालन के पिताजी साथ मिलकर ऐसा नाटक करते हैं कि खुद बालन के पिताजी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस हो गया है और उसी केस को सेटल करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे लगेंगे, और अगर ये केस सेटल नहीं हुआ तो बालन के पिताजी को जेल जाना होगा। अब एक बेटा होने की वजह से बालन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पिताजी की मदद करे और उनके केस के सेटलमेंट के लिए सभी पैसे भर दे, जो कि करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए होते हैं। अब यही इनका प्लान होता है, और जब वो उनके प्लान के मुताबिक चलते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि बालन के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन उसी वक्त मोहन बालन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक केस लड़ना होगा, और उसके बाद देखो हम दोनों को ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। इसलिए अब दोस्तों मजबूरी में बालन को ये बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि अगर वो ये केस लेगा तो ही उसे पैसे मिलेंगे और वो अपने पिताजी को छुड़ा पाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो असल में केस ही नहीं होता, क्योंकि आपको तो पता ही है ये सब मोहन और बालन के पिताजी का प्लान है ताकि बालन केसेस को सॉल्व करे और कुछ पैसे कमाए। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मोहन उसको एक कैफे में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने एक लड़की को बुलाया था और उसके लिए बालन केस लड़ने वाला था। इस लड़की का नाम होता है अनुराधा। वो लड़की बालन से कहती है कि देखिए मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, और एक शाम को जब मुझे ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया था तो वहाँ पर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की गई। तो मोहन ये सब कुछ सुनकर बालन से कहता है कि अगर हमने उस आदमी के ऊपर डिफेमेशन और हरासमेंट का केस कर दिया, इसलिए हम उसके ऊपर 1 करोड़ का केस करके उसे फाइल के जरिए नोटिस भेज देंगे तो वो आदमी तो अंदर जाएगा, और अगर नहीं तो हमें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। अब ये सुनकर बालन कहता है कि मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर मोहन की जिद की वजह से उसे हाँ बोलना ही पड़ता है। अब उसके बाद बालन पूरी रात बैठकर उस नोटिस को लिखता है और उसके अगले सुबह वो उस आदमी को भेज देता है जिसके ऊपर बालन को डिफेमेशन का केस करना है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से सारी चीजें धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाती है। मतलब कि बालन ने जो नोटिस भेजी थी उसके 1 घंटे के अंदर ही बालन को न्यूज चैनल की तरफ से ढेर सारे कॉल आने लगते हैं, जिसमें सभी लोग बालन का इंटरव्यू लेना चाहते थे। और इसी के दौरान बालन को टीवी पर चल रहे न्यूज से पता चलता है कि बालन ने जिस आदमी के ऊपर डिफेमेशन का केस डालकर उसे नोटिस भेजा है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके ही शहर का डीजीपी है।
यानी कि बालन ने बिना पहचाने ही अपने ही शहर के डीजीपी के ऊपर केस कर दिया था। तभी यहाँ पर बालन को मोहन का कॉल आता है। मोहन बालन से कहता है कि अरे यार, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो लड़की तो हमसे झूठ कह रही थी, उसने हमें फंसाया है। अब तो बस डीजीपी के सामने मेरा नाम मत लेना, प्लीज तुम सब कुछ संभाल लेना। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। अब ये सुनने के बाद बालन को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है कि अब वो आगे क्या करेगा। और यही बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और उसके अगले कुछ ही मिनटों में बालन को डीजीपी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि डीजीपी एक बहुत बड़ी और रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है और डीजीपी की इज्जत पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत होती है। इसीलिए अगर कोई भी डीजीपी के ऊपर इल्जाम लगाता है तो ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है। अब दोस्तों यहाँ पर एडीजीपी इंदुलेखा बालन से पूछती है कि अच्छा, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो जिसने तुम्हें नोटिस भेजने के लिए कहा था? जिस पर बालन हाँ में जवाब देता है और तभी यहाँ उस रूम में अनुराधा की एंट्री होती है। और दोस्तों यहाँ पर ये पिछली वाली अनुराधा नहीं थी जिसे बालन कैफे में मिला था, बल्कि ये तो मूवी के स्टार्टिंग वाली अनुराधा होती है। मूवी के स्टार्टिंग वाली जिसके पिताजी की हाल ही में डेथ हुई है। ये बात तो आपको याद होगी। खैर, अब गलती ये होती है कि बालन को वहां पर इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो कह देता है कि हाँ, यही लड़की अनुराधा है, इसी ने मुझे डिफेमेशन का केस करने के लिए कहा था। और ये बात सुनकर अनुराधा तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो आज तक बालन को कभी देखा ही नहीं था। अब यहाँ पर अनुराधा बालन के पास आकर उससे लड़ने लगती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा तो तुम मेरा नाम कैसे ले सकते हो? तुम्हारी वजह से मैं इस केस में फंस गई। जिस पर बालन कोई भी जवाब नहीं देता और चला जाता है। फिर अनुराधा उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस केस में फंसी हूँ और अब मैं तुम्हारा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे इस झमेले से आजाद ना करवा दो। इतना कहते हुए अनुराधा बालन के साथ उसके घर पर जाने लगती है। इसी बीच वो गुंडा बाबू बालन को रोक देता है और अचानक ही उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। असल में डीजीपी के केस की वजह से उस एरिया में ढेर सारे रिपोर्टर आ गए थे और वहां के लोगों का ये कहना होता है कि उसकी वजह से उनकी बदनामी हो रही है। अब यहाँ पर बाबू और उसके लोग फिर से बालन को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं और बालन किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। वो अपने गांव के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे अनुराधा भी आ जाती है। और तब तक यहाँ पर बालन के माता पिता को भी डीजीपी के केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। यहाँ पर बालन की मां नहीं चाहती थी कि अनुराधा उनके घर पर रहे, लेकिन बालन के पिताजी जानते थे कि अनुराधा के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, इसलिए वो उसे अपने घर पर रहने की परमिशन दे देते हैं और उसका ख्याल रखने का भी फैसला करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मोहन आता है और फिर बालन सभी लोगों को बता देता है कि मोहन की वजह से ही हम लोग आज इस केस में फंस चुके हैं। मोहन ही उस लड़की को यहाँ पर लेकर आया था और उसी के कहने पर मैंने ये डिफेमेशन का केस किया। अब उसके बाद यहाँ पर बालन को अनुराधा से पता चलता है कि अनुराधा के पिता कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट में चल बसे, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ काफी हद तक मर्डर जैसे ही लग रही थी। ये देखकर यहाँ पर बालन को ऐसा लगने लगता है कि अनुराधा के पिता की मौत और उस डिफेमेशन के केस का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वरना कोई लड़की क्यों इस डीजीपी के ऊपर फेक डिफेमेशन का केस करेगी। जिसके बाद बालन वापस से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीच में ही बाबू के लोग उनको रोक लेते हैं और उस अनुराधा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या था, ये सब कुछ देखकर बालन के सब्र का तो बांध ही टूट जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर हमें बालन का एक दूसरा ही रूप देखने को मिलता है, मतलब कि बालन उन सभी लोगों को एक एक करके बहुत ज्यादा मारता पीटता है, उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। और ये देखकर अनुराधा और अंसर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में सभी ऑफिसर की मीटिंग होती है, जहां पर एसपी विंसेंट सभी लोगों को बालन की केस की असली रियलिटी बताते हैं। असल में जो लड़की मोहन के पास आई थी उसने पहले से ये सब कुछ सोच कर रखा था कि उसे डीजीपी के खिलाफ फेस डिफेमेशन का केस करना है, इसलिए उसने मोहन को पैसों का लालच दिया और एफआईआर के जरिए केस करने की जगह पर एक अलग ही डिफेमेशन का केस डाल दिया और मोहन से कहा कि इस केस से आए हुए पैसे आपस में हम दोनों बांट लेंगे। अब मोहन तो लालची था ही और लालच में अंधा होकर वो उस लड़की की बातों में आ गया और उसके कहने पर ही बालन ने ही डिफेमेशन की नोटिस अनजाने में वहां पर भेज दी। और उस वक्त ना ही बालन को और ना ही मोहन को पता था कि वो नोटिस डीजीपी के पास जाने वाली है। उनको तो इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। अब दोस्तों, आगे हम बालन और अनुराधा को एसीपी विंसेंट के साथ केस के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं, जहां पर विंसेंट अनुराधा को बताता है कि बालन हमेशा से ही ऐसा नहीं था। कॉलेज के समय वो बहुत ही ज्यादा बहादुर था और बिल्कुल भी नहीं हकलाता था, लेकिन एक दिन झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में उसका एक दोस्त बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जिसके बाद उस लड़के की माँ ने बालन को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा
और इस चीज का बालन को इतना ज्यादा सदमा लगा कि उस दिन से ही बालन को खुद पर विश्वास नहीं रहा और तब से ही वो हकलाने लगा। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम उस अमीर आदमी रोनाल्ड को देखते हैं जो कि रत्नावेल नाम के किलर को हायर करता है ताकि वो किलर अनुराधा और बालन को मार दे। वैसे तो रत्नावेल प्रोफेशन से दूसरे स्टेट का एसीपी होता है, लेकिन दोस्तों रोनाल्ड यहाँ पर अनुराधा और बालन को मारना क्यों चाहता है और इसका राज हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब उसके बाद हमें एक मंदिर के पुजारी को दिखाया जाता है जिसे अनुराधा और बालन मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर उन्हें अनुराधा के डैड ने रखा हुआ एक लेटर मिलता है, लेकिन उस लेटर को खोलने से पहले ही रत्नावेल वहां पर पहुंच जाता है और उस लेटर को छीन लेता है। वो उसमें लिखी हुई सारी डिटेल्स को पढ़ता है जिसमें एक बैंक के लॉकर के बारे में बताया गया था और अनुराधा के डैड ने उसके अंदर कुछ सीक्रेट छुपाए थे। इसलिए रत्नावेल तुरंत ही उस बैंक में जाकर वहां के ड्रॉवर में रखा हुआ वो पेन ड्राइव ले लेता है। अब उसके कुछ देर बाद में अनुराधा और बालन ये दोनों उस लॉकर के पास पहुंचते हैं और वहां पर उनको एक न्यूज़पेपर मिलता है और इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंस है उस पजल की जिसे मैंने कहानी की शुरुआत में आपको याद रखने के लिए कहा था। अब इस पजल को देखने के बाद अनुराधा को याद आता है कि उसके डैड ने उसे न्यूज़पेपर के पजल को सॉल्व करना सिखाया था। तो वो सोचती है कि हो सकता है कि इस न्यूज़पेपर में भी कोई ना कोई पजल छुपा हो। ये सोचकर अनुराधा उसे सॉल्व करने में लग जाती है और फिर उन्हें पता चलता है कि डीजीपी और रोनाल्ड ये दोनों मिलकर ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। आगे विंसेंट बालन को बताता है कि जो लड़की अनुराधा बनकर उसके पास आई थी उसका नाम था टीना और वो रोनाल्ड की बिजनेस पार्टनर है। अब उसके बाद बालन टीना को पकड़ने के लिए रोनाल्ड के घर पर जाता है। वहां पर उसे टीना भी मिल जाती है, लेकिन रोनाल्ड किसी तरह से बालन को वहां पर पकड़ लेता है। अब इसके बाद जैसा बालन ने सोचा था वैसा ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी के असली गुनहगार को। यहाँ पर हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। इस जगह पर डीजीपी आता है और बालन डीजीपी को उसकी पूरी कहानी बताता है और दोस्तों यहाँ पर हमें सारी सच्चाई पता चलती है। दरअसल हुआ यह था कि डीजीपी और रोनाल्ड 500 करोड़ के ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ अनुराधा के पिताजी ने देख लिया था और सबूत के तौर पर उसके पिक्चर भी निकाल लिए थे। अब उसके बाद अनुराधा के पिता डीजीपी के पास गए और उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे, अपने लिए नहीं बल्कि उनकी बेटी अनुराधा की पढ़ाई के लिए। इसीलिए दोस्तों गुस्से में आकर डीजीपी ने अनुराधा के पिता को मरवा दिया और फिर इस मर्डर केस से बचने के लिए खुद पर ही एक फेक मोलेस्टेशन का केस डलवा दिया, जिसके लिए उन्होंने टीना की मदद ली और टीना ने बालन को जाकर कहा कि उसे किसी ने मोलेस्ट किया है ताकि बालन ये फेक मोलेस्टेशन का केस कोर्ट में डाल दे और जब कोर्ट में केस प्रूव नहीं होगा तब कोर्ट अनुराधा और बालन को जेल में डाल देगी शहर के डीजीपी के ऊपर झूठा केस करने के लिए। अब इससे होगा ये कि अगर अनुराधा कभी फ्यूचर में अपने पापा का मर्डर केस लेकर पुलिस स्टेशन जाएगी तो पिछले वाले उसके झूठे मोलेस्टेशन के केस को देखकर कोर्ट में उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और यही था डीजीपी का असली प्लान। और दोस्तों इतना ही नहीं, उस 500 करोड़ में से डीजीपी ने रोनाल्ड को 3 करोड़ रुपए दिए थे और उन 3 करोड़ रुपए को कार से ले जाने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन जानबूझकर उसने 3 करोड़ रुपए पुलिस को पकड़वा दिए। तभी वहां पर बहुत सारे ऑफिसर आ जाते हैं और सभी मीडिया वाले रोनाल्डो के उस 3 करोड़ रुपए के ऊपर फोकस करते हैं और इसी की आड़ में डीजीपी ने बचे हुए 500 करोड़ कहीं दूसरी जगह पर छुपा कर सेटल कर दिए। अब ये सारी बातें बालन के मुंह से सुनने के बाद डीजीपी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वाह, मैंने तुमको समझा था, तुम इतने भोले नहीं हो, तुम तो बहुत ही शातिर निकले। जिस पर अब बालन मुस्कुराने लगता है और दोस्तों तभी यहाँ पर शॉकिंगली सभी पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों बालन ने पहले ही डीजीपी इंदुलेखा को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था और कहा था कि 99% ये कहानी सच होगी और दोस्तों हुआ भी वैसा ही। इन सब के पीछे असली गुनहगार जो डीजीपी था वो एक्सपोज हो गया था। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि डीजीपी, टीना और रोनाल्ड इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और दोस्तों हमारा हीरो बालन इस केस को सॉल्व करने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।